ईरान के शहर दमिश्क के एक वीरान टापू पर एक 100 साल का बूढ़ा मछीरा रहता था जो बिल्कुल अकेला था। उसका कोई वाली वारिस नहीं था। उसकी सारी जिंदगी बिना शादी के गुजर गई थी। किसी ने उसे अपनी बेटी न दी थी। वो सिर्फ मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा था। आज भी निजामुद्दीन समंदर से 2 मछलियां पकड़कर अपने घर वापस लौटा। रात हुई और वो अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। रात के आखिरी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। निजामुद्दीन, जिसके घर कभी कोई जिंदगी में नहीं आया था, और आज रात के इस पहर दरवाजा कौन खटखटा रहा था? निजामुद्दीन ने लेटे लेटे ऊंची आवाज से कहा, कौन है दरवाजे पर? लेकिन कोई जवाब न आया और लगातार दरवाजा कोई बाहर से जोर जोर से बजाता रहा। निजामुद्दीन गुस्से से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। 3 खूबसूरत लड़कियां शहजादियों जैसी दरवाजे पर खड़ी थीं। निजामुद्दीन ने हाथों से आंखें मली और दोबारा हैरत भरी निगाहों से उन्हें देखा। निजामुद्दीन ने कहा, कौन हो तुम? क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? और मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया है? निजामुद्दीन इतने में उनसे कोई सवाल करता। तीनों लड़कियां घर के अंदर दाखिल हो गईं। निजामुद्दीन उन्हें देखता रह गया और बोला, मेरे घर में तुम बिना इजाजत कैसे अंदर दाखिल हो गई? तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है? तुम जवान लड़कियां हो और एक अकेले बूढ़े के घर में तुम बिना इजाजत दाखिल हो गई। क्या मकसद है तुम्हारा? लड़कियां बोली, हमें आपका साथ चाहिए। हमें अपने घर में रख लीजिए। आप जो चाहोगे हम वो करेंगे। यह सुनकर बूढ़ा शख्स और ताव में आ गया। मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा बूढ़ा लगता हूं? मैं बहुत ही शरीफ और नेक आदमी हूं। तुम इतनी खूबसूरत और जवान लड़कियां हो। तुम्हारा मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? लड़कियों ने कहा, पहले हमें अपने साथ रखो, फिर हम बताएंगे। बूढ़े शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मिनट मारो और अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, निकलो यहां से। अचानक एक लड़की उसके पैरों में पड़ गई। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारी बात को समझो। बूढ़ा कहता है, मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूं? मैं रहा एक बूढ़ा, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लड़कियां बोलीं, आप बस एक बार हां कर दें, फिर हम आपको सब कुछ बताते हैं। उनके बहुत इसरार पर बूढ़ा शख्स मान गया, लेकिन वो दिल ही दिल में हैरान परेशान था कि 3 जवान लड़कियां रात के इस पहर उसके घर में क्या करने आई हैं और वो क्या चाहती हैं। क्या मकसद है उनका? अभी बूढ़ा यही सोच रहा था कि उनमें से एक जवान लड़की अब बूढ़े के करीब आई और बूढ़े को चिमट गई। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। वो लड़की बोली, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर बूढ़ा खिलखिलाहट मार के हंसने लगा। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे किसी ने जवानी में अपनी आम बेटी न दी और अब मैं 100 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, और तुम शहजादी जैसी लड़की मुझसे शादी करने को कह रही हो? बताओ, तुम्हारी क्या चाल है इसके पीछे? लड़की ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूं, मुझसे शादी कर लो। बूढ़ा अभी उसे मना ही कर रहा था कि दूसरी लड़की दौड़ती हुई आई और बूढ़े को कमर से दबोच लिया और कहने लगी, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूं। बूढ़ा, जो पहले ही इस कशमकश और हैरानी में था कि शहजादी जैसी लड़की मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन जब दूसरी लड़की आई और उसको पकड़ा तो बूढ़े ने उसको पीछे धकेलते हुए कहा, या तो तुम्हारी कोई चाल है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। भला मुझे किसी ने अपनी एक बेटी न दी और तुम 2-2 परियों जैसी लड़कियां मुझसे शादी करेंगी? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है ये मजाक करने के लिए? या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? साफ साफ बताओ। अभी बूढ़ा ये कहकर रुका ही था कि तीसरी लड़की, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, सबसे छोटी थी, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। वो बोली, मैंने भी आपसे शादी करनी है। फिर बूढ़े ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर जमीन पर बैठ गया और बोला, क्या अलज-लज बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं तो तुम्हें घर में रहने की इजाजत दे रहा था। तुम तो ज्यादा ही सर चढ़ गई हो और झूठे मजाक कर रही हो मेरे साथ। तीनों लड़कियां बूढ़े की ये बातें सुनकर बोली, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। तुम हमसे अभी शादी कर लो, बस हमें आपसे ही शादी करनी है। बूढ़े शख्स को लगा कि वाकई ये लड़कियां हकीकत कह रही हैं। बूढ़े शख्स ने कहा, इतनी जवान और खूबसूरत लड़कियां हो, तुम्हें तो कोई बादशाह भी पानी की तमन्ना करेगा,
और दुनिया का जवान से जवान, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएगा, तो तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता हूं। कभी मछली हाथ लगती है, कभी नहीं। मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? वो लड़कियां बोली, हम भूखी ही रह लेंगे, जो जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस आप हमसे शादी कर लें। उन्होंने बूढ़े को इतना ज्यादा मजबूर किया कि आखिरकार बूढ़ा उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उसी कच्चे घर के कमरे में एक 100 साल का बूढ़ा और 3 खूबसूरत शहजादियों जैसी लड़कियों की एक अजीब और गरीब शादी हो गई। तीनों लड़कियां और बूढ़ा एक ही कमरे में रात को सो गए, लेकिन बूढ़ा शख्स सारी रात यही सोचता रहा कि इन लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की, इसके पीछे इनकी क्या चाल है। लेकिन वो जो बूढ़े के पास भी रखा ही क्या है थोड़ा, ये सोचते सोचते वो सो गया। बूढ़ा शख्स सुबह उठा और अपनी किश्ती समंदर में ले गया। जाल फेंकते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये उनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई चाल है? हर लहर उसके शक को और गहरा कर देती। हर मछली जो हाथ नहीं आती उसे यही सोचने पर मजबूर करती कि कहीं वो शिकार तो नहीं बन गया। शाम को थका मांदा निजामुद्दीन घर लौटा, बिस्तर पर पड़ा, करवटें बदली और आखिरकार एक अधूरी सी नींद में डूब गया। लेकिन वो रात फिर वही रात आई जिसने पिछले पहर एक डरावना रहस्य खोल दिया। नींद में ही निजामुद्दीन को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने हल्की सी आंख खोली, सिर्फ इतनी कि देख सके, मगर लगे सो रहा है। उसने जो देखा उसकी सांसें थम गईं। पहली लड़की जो सबसे पहले उसके करीब आई थी चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी कलाई की चूड़ी तोड़ी और उसकी नोक से अपनी ही कलाई को चीरा। फिर जो खून निकला उसे उसने बूढ़े शख्स के पांव के तलवे पर लगा दिया। निजामुद्दीन का दिल दहल गया। उसने एक सांस तक न ली, सिर्फ आंखें बंद करके पड़ा रहा। ये क्या कर रही है? ये कौन है? क्या मैं किसी जादू टोने का शिकार बन गया हूं? उसने मन ही मन ठान लिया, सुबह इसका जवाब मांगूंगा, साफ साफ पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन जब सुबह हुई और उसने अपने पांव का तलवा देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना खून ना निशान। निजामुद्दीन बड़बड़ाया, शायद ये मेरा वहम था, या शायद कोई सपना। कुछ कहे बिना वो फिर समंदर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन भी वही हलचल, वही बेचैनी, और फिर रात आई। उस रात भी जब पूरा टापू खामोशी की चादर ओढ़े था, बूढ़ा बिस्तर पर था, मगर इस बार वो सचमुच नहीं सोया। उसने तय कर लिया था, आज सच्चाई जानकर रहूंगा। आखिरी पहर जब चांद भी बादलों में छिप गया और समंदर की लहरें थम सी गईं, दूसरी लड़की कमरे में धीरे से उठी। बूढ़ा फिर से आंखें आधी खोलकर लेटा रहा। लड़की ने वही किया, अपनी चूड़ी तोड़ी, खून निकाला, लेकिन इस बार खून दूसरे पैर के तलवे पर लगाया। निजामुद्दीन के माथे पर पसीना आ गया, मगर वो हिला नहीं। अब नहीं रुकूंगा, उसने सोचा। सुबह पूछूंगा इनसे कि कौन हो तुम लोग और मेरे जिस्म पर खून क्यों मलती हो। लेकिन सुबह जब पांव देखा, वहां भी कुछ न था। वो पागल सा बड़बड़ाया, न निशान, न खून, न कोई सबूत। क्या सच में पागल हो रहा हूं? अब तो दिन भी काटना मुश्किल हो गया। समंदर की लहरें उसे पुकारती नहीं थीं, जाल में मछलियां आती नहीं थीं, और दिल का चैन तो जैसे किसी ने चुरा लिया हो। तीसरी रात बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा रहा। इस बार उसने सोने का नाटक किया, मगर उसका एक एक अंग सावधान था। आखिरी पहर तीसरी लड़की आई, मगर इस बार कुछ और हुआ। उसने अपनी जबान निकाली और बूढ़े के दोनों पांवों को अपनी जबान से चाटना शुरू कर दिया। निजामुद्दीन की रगों में लहू नहीं, बर्फ दौड़ रही थी। वो चाहता तो था चीख पड़े, मगर अंदर कुछ कहता रहा, रहने दे, पहले जान ले ये रहस्य क्या है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा, ना हरकत की, ना सांस ली। सुबह वो उठा, बदन थर थर कांप रहा था। उसने गुस्से और डर से तीनों लड़कियों को बुलाया, इधर आओ तीनों। वो आईं, मासूम चेहरे लिए। ये तुम्हारी क्या चाल है? वो दहाड़ा। मैंने वो सब देख लिया है जो तुम रातों को करती हो। जरूर कोई जादूगरनी हो तुम। सच सच बताओ, वरना अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। लड़कियां कांप गईं। एक बोली, आपको गलतफहमी हुई है।
आप तो हमारे सरताज हैं, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। उनकी ये बातें सुनकर निजामुद्दीन चुप हो गया। क्या वाकई ये सिर्फ सपना था? उसने खुद से पूछा, या फिर कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? वो बेजान सा फिर से समंदर की तरफ निकल गया, मगर दिल और दिमाग उसी जगह अटके थे, उसी 3 रहस्यमयी लड़कियों के बीच। शाम ढली, वो घर लौटा और उसी कमरे में फिर तीनों के साथ लेट गया। मगर आज रात कुछ और होना था। शाम की हवा में कुछ अजीब था। समंदर की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची नहीं थी, मगर उनका शोर जैसे किसी अनकहे राज को छुपा रहा था। निजामुद्दीन, जो अब तक सिर्फ मछलियों से डरता था कि कोई दिन ऐसा ना आए जब भूखा रह जाए, अब 3 लड़कियों से डरने लगा था, जो उसके घर में रहीं, उसके साथ सोईं और हर रात उसके जिस्म के साथ कुछ ऐसा करती रहीं जिसे वो ना समझ पाया, ना रोक पाया। उस रात वो थक हार कर बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद कहां। सोने का ढोंग किए पड़ा रहा, मगर रग रग में चौकसी थी। और फिर रात के दूसरे पहर एक अजीब एहसास ने उसे चौंका दिया। उसके चेहरे पर कोई चीज रेंग रही थी, नरम, महीन, सिहरन पैदा कर देने वाली, जैसे रेशम की कोई सांप हो, जैसे हवा में बहते पर्दे की सरसराहट हो। उसने एक आंख से झांक कर देखा। वो लड़की जिनके बाल खुले हुए थे, उसने अपने बाल निजामुद्दीन के चेहरे पर फेरने शुरू कर दिए थे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, कभी माथे पर से नीचे तक, कभी गर्दन के गिर्द चक्कर लगाते हुए। उसके बाल जैसे किसी मंत्र का हिस्सा हो, कोई जादू, कोई चाल, कोई शरारत जो सिर्फ रात में ही की जाती हो। निजामुद्दीन सांस रोके पड़ा रहा, न हरकत न प्रतिरोध। दिल कहता रहा, अगर आज कुछ बोला तो शायद जान से जाऊंगा। सुबह तक वो वहीं पड़ा रहा और जैसे ही लड़कियां उठीं, वो चुपचाप समंदर की तरफ निकल गया। उसके सीने में एक ही तूफान चल रहा था। ये लड़कियां हैं या कोई अदृश्य शक्ति का नकाब। शाम को घर लौटा। इस बार वो पूरी तरह अलर्ट था, लेकिन जो अगली रात हुआ वो पिछली सारी रातों से ज्यादा भयानक था। निजामुद्दीन आधी नींद में था, या शायद होश और बेहोशी के बीच कहीं, जब उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में कुछ हो रहा है। उसने हल्की सी आंख खोली और फिर जो देखा वो उसे हमेशा याद रहा। दूसरी लड़की उसके पेट को खोल रही थी। सब कुछ हाथों और उंगलियों से हो रहा था। निजामुद्दीन का जिस्म जम गया। ये क्या है? क्या कोई सपना है, या मैं किसी तिलिस्मी जाल में फंस गया हूं? उसने हिम्मत करके हल्का सा फुसफुसाया, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मगर आवाज उसके हल्का से बाहर ही नहीं निकली। और जैसे ही लड़की को आभास हुआ कि वो जागा है, वो वापस उसी जगह लेटी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह निजामुद्दीन उठा तो और सारा दिन वही बातें सोचता रहा। रात के वक्त निजामुद्दीन लड़कियों के पास गया। निजामुद्दीन गुस्से में आग बबूला हो गया। निकलो यहां से, मैंने तुम्हारी तमाम साजिशें देख ली हैं जो तुम मेरा वहम बता रही थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सब सच है। तुम हर रात मेरे ऊपर काला जादू कर रही हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो तुम जवान लड़कियां मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ी थीं, उसके पीछे तुम्हारा यही मकसद था, वरना तुम जवान लड़कियां मुंह बूढ़े से शादी कहां करती। अब मैं तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फौरन निकलो यहां से, फौरन दफा हो जाओ। तीनों लड़कियों ने कहा, हम मानती हैं कि हम आपके साथ रात को वो सब कुछ करती रहीं, लेकिन हमने शादी आपसे सच में की है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। ये एक राज है जो अगर हमने अभी आपको बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको जल्द ही इसकी हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने फौरन आपको सब बता दिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगी और आप भी। बस थोड़ा सब्र करो, हमें घर से मत निकालो। निजामुद्दीन बोला, ऐसा कौन सा राज है जो तुम बता नहीं सकती? मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। तुम पहले भी चाल चल रही थी और अब झूठे आंसू दिखाकर फिर कोई नई साजिश रचोगी। लड़कियां बोली, हमें सिर्फ एक रात और अपने साथ रहने दो, फिर चाहे आप हमें घर से निकाल देना, हमें मंजूर है। बस एक रात की बात है। अगर हम एक रात और यहां ना रुके तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर आपने आज ही हमें यहां से निकाल दिया तो आप सारी जिंदगी अपने आप को कोसोगे, गालियां दोगे। उनके बहुत इसरार पर बूढ़े शख्स ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन बस एक दिन। तुम्हें एक दिन देता हूं। एक दिन पूरे होते ही तुम खुद ही घर से निकल जाना, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा।
बूढ़े शख्स की ये बात सुनकर वो लड़कियां खुश हो गईं। अगला दिन आया और अब एक दिन पूरा हो चुका था। शर्त के मुताबिक तुम्हारा एक दिन पूरा हुआ। रात के वक्त निजामुद्दीन लड़कियों के पास गया। लो, तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया। अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो यहां से। लड़कियों ने कहा, सिर्फ हमें आज की रात गुजारने दो। निजामुद्दीन गुस्से में आ गया। कोई रात नहीं गुजारने देनी। तुमने एक दिन का कहा था, वो पूरा हुआ। आज रात को तुम कौन सा जादू करोगी? मुझे मारना चाहती हो क्या? लड़कियां बोली, आप सुबह तक रुक जाइए, आपको सुबह सब समझ आ जाएगा। सुबह तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए, हमें सुबह तक रहने दें। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बूढ़े शख्स ने कहा, चलो एक रात और सही, लेकिन सुबह मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। लड़कियां बोली, ठीक है। सुबह हो गई थी। अब सुबह भी हो चुकी थी। निजामुद्दीन अपने बिस्तर से उठा और लड़कियों के पास गया। चलो सुबह हो गई, अब शाबाश, जाओ यहां से। लड़कियां बोली, हाँ, हम बस यहां से जा रहे हैं, लेकिन बस आखिरी काम बाकी है और वो काम हमें आपके साथ मिलकर करना है। निजामुद्दीन बोला, अब क्या नया बहाना कर रही हो तुम? अब क्या काम बाकी है तुम्हारा जो मेरे साथ करना है? पहले ही तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया है। मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। पता नहीं किस तरह के कौन कौन से जादू करती हो। वो लड़कियां बोली, सिर्फ आखिरी काम है, आप हमें मना मत करें। अगर हमने ये ना किया तो सब खत्म हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बस आपको हमारे साथ समंदर के पानी में नहाना होगा। हम तीनों समंदर के पानी में लेटेंगी और आप हमारे सिरों पर समंदर का पानी छींटते रहना। निजामुद्दीन ये सुनकर और तैश में आ गया। अब ये कौन सा जादू है? ये तो साफ साफ कोई जादू दिखाई देता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कोई नहीं करने वाला ये काम। लड़कियां बूढ़े शख्स के पांवों में पड़ गईं और गिड़गिड़ा के उसकी मिन्नतें करने लगीं। सिर्फ आखिरी बात आप हमारी मान लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे। हमारी भी दिल की सबसे अजीज चीज हमें वापस मिल जाएगी। हम हाथ जोड़कर आपके पांवों में पड़ते हैं। बस आखिरी रस्म हमारे साथ मिलकर कर लीजिए। बूढ़े शख्स ने सोचा, चलो आखिरी और सही, लड़कियों से जान तो छूटेगी। उसने ना चाहते हुए भी लड़कियों की बात मान ली। अब निजामुद्दीन और तीनों लड़कियां समंदर की तरफ निकल गईं। लड़कियां एक एक करके समंदर के उस हिस्से में लेट गईं। फिर उन्होंने बूढ़े शख्स से कहा, अपनी हथेली से समंदर का पानी उठाओ और हमारे मुंह पर छिड़को। बूढ़े शख्स ने अपनी हथेली से समंदर का थोड़ा पानी लिया और पहली लड़की के मुंह पर छींटा। फिर उसने अपनी हथेली को समंदर के पानी से भरा और दूसरी लड़की के चेहरे पर छिड़का। अब तीसरी लड़की की बारी थी और जैसे ही निजामुद्दीन ने तीसरी लड़की के मुंह पर पानी छिड़का, सामने का मंजर देखकर निजामुद्दीन हैरान रह गया। अचानक समंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक खूबसूरत और रौबदार बादशाह वहीं प्रकट हो गया, जहां पर निजामुद्दीन उन तीन लड़कियों के साथ खड़ा था। उसने बादशाहों वाला लिबास पहना था और सर पर एक चमकता हुआ ताज। निजामुद्दीन उसे हैरत से देखता रहा। ये बादशाह जैसा शख्स यहां एकदम कैसे आ गया? इतने में तीनों लड़कियां उठीं और दौड़कर उस शख्स से लिपट गईं और जोर जोर से रोने लगीं। उस शख्स ने तीनों को अपने गले से लगा लिया और वो सब ऐसे मिलकर रोने लगे जैसे सदियों बाद मिल रहे हों। निजामुद्दीन हैरान नजरों से ये सब देखता रहा। ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? अचानक तीनों लड़कियां और वो आदमी जो गले मिलकर रो रहे थे, अब खुशी से उछलने लगे, हंसने लगे, नारे लगाने लगे और बार बार एक दूसरे को गले लगाते रहे। निजामुद्दीन कुछ समझ नहीं पाया। निजामुद्दीन जब उन लड़कियों की तरफ बढ़ा तो तीनों लड़कियां उस आदमी को लेकर निजामुद्दीन के पास आईं और बोली, यही वो शख्स है जिसने आपकी जान बचाई है, जिसने हमारी जान बचाई है। हम इसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। निजामुद्दीन हैरान था। मैंने किसकी जान बचाई है? वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या बोल रही है? अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि वो शख्स जिसने बादशाहों जैसा लिबास पहन रखा था, उसने भी निजामुद्दीन को गले से लगा लिया और कहा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। निजामुद्दीन अब तक राज समझ नहीं पाया था। आखिर ये क्या माजरा है? अभी निजामुद्दीन उनसे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि समंदर के उस किनारे पर एक बड़ी कश्ती जो सैकड़ों सिपाहियों से भरी हुई थी, वो इस किनारे की तरफ आ रही है। अचानक वो कश्ती आकर
बूढ़े शख्स के पास रुकती है। अब तीनों लड़कियां और वो आदमी कश्ती की तरफ जाते हैं। कश्ती से सभी सिपाही उतरते हैं और उस शख्स के कदमों में गिर जाते हैं। कुछ सिपाही उस शख्स को कंधों पर उठाकर नाचने लगते हैं। निजामुद्दीन ये मंजर देखकर और हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या देख रहा हूं? कुछ सिपाही उस शख्स को कंधों पर उठाकर कश्ती में एक ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। निजामुद्दीन ये सब देखता रहा और फिर जो निजामुद्दीन के साथ हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वही सिपाही दौड़ते हुए आए और निजामुद्दीन को भी उसी तरह कंधों पर उठा लिया जैसे उस शख्स को उठाया था। वो निजामुद्दीन को भी उसी तरह से उछालने लगे। निजामुद्दीन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी इज्जत, ये सम्मान, ये शोर एक गरीब बूढ़े को क्यों मिल रहा है। सैकड़ों सिपाही जो किसी बहुत बड़े बादशाह के सिपाही लगते थे, उन्होंने निजामुद्दीन को भी कश्ती में ले जाकर उस शख्स के बगल में ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। अब कश्ती में मौजूद सभी लोग उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। निजामुद्दीन वही हैरान भरी नजरों से ये मंजर देखता रहा। वो कुछ बोलना चाहता था मगर ये सब देखकर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। तीनों लड़कियां भी अब कश्ती पर आ गईं और वो भी ऊंची कुर्सियों पर बैठ गईं। निजामुद्दीन लड़कियों की तरफ देखकर इशारे में पूछना चाहता था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? जब बूढ़े शख्स की बर्दाश्त की तमाम हदें टूटने लगी, वो खड़ा हुआ और लड़कियों की तरफ देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? इतने में उसके साथ वाले तख्त पर बैठा हुआ जिसने बादशाह का लिबास पहन रखा था, वो बोला, ये सब कुछ हम तुम्हें महल जाकर बताएंगे। निजामुद्दीन अभी कुछ कहता ही उससे पहले ही उस शख्स ने इशारा किया और कश्ती तेजी से चलने लगी। अब सैकड़ों लोगों से भरी कश्ती समंदर में तेजी से चलने लगी। कश्ती में थे सैकड़ों सिपाही, लड़कियां, एक बादशाह जैसा शख्स और निजामुद्दीन। निजामुद्दीन अब दिल ही दिल में कहने लगा, अब कौन से महल जाने लगे हैं ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? ये जो मेरे साथ बैठा है ये कौन है और लड़कियों का इससे क्या रिश्ता है? कश्ती समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। कश्ती में बैठे सभी लोग अब महल की तरफ रवाना हुए। तीनों लड़कियां और निजामुद्दीन भी साथ साथ चल रहे थे। निजामुद्दीन महल को देख रहा था जो कि एक आलीशान बादशाह का महल लग रहा था। महल शानदार था। नीचे बिछे हुए लाल कालीन, दीवारों और छतों पर सोने के झूमर लटके हुए थे। निजामुद्दीन हैरानी से ये तमाम चीजें देखता रहा। अब सभी लोग महल के अंदर दाखिल होने लगे, जहां पहले से ही सैकड़ों सिपाही और लोग मौजूद थे। सामने दो ऊंचे तख्त लगे थे। ऊंचे तख्त पर बैठा दिया। निजामुद्दीन हक्का बक्का रह गया। सैकड़ों लोग, सिपाही, एक आलीशान महल और उसके तख्त पर बैठने की इज्जत। निजामुद्दीन ये सब दिल ही दिल में सोच रहा था। वो तीनों लड़कियां सामने खड़ी थीं और बूढ़े को देखकर मुस्कुरा रही थी। निजामुद्दीन उन लड़कियों की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि उसके साथ वाले तख्त पर जो बादशाह जैसा लिबास पहना शख्स बैठा था, उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम ये जानना चाहते हो कि ये सब क्या हो रहा है। सब लोग इतने खुश क्यों हैं? मैं कौन हूं और तुम्हें मेरे साथ वाले तख्त पर क्यों बिठाया गया? अचानक उस शख्स की बात को तीनों लड़कियों ने बीच में रोका और बोली, अब्बू जान, हम बताती हैं वो राज। निजामुद्दीन उन तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। तीनों लड़कियों ने बताया, कई साल पहले एक बादशाह और उसकी 3 बेटियां एक कश्ती में बैठकर समंदर की सैर पर गए थे। वो तीनों बहुत छोटी थीं और बादशाह समंदर की तेज लहरों के बीच कश्ती में इनके साथ खेल रहा था। अचानक वहां टूटी फूटी एक और छोटी सी कश्ती आई जिसमें एक 100 साल का बूढ़ा मछेरा और एक जवान लड़की बैठी थी। जब बादशाह की तीनों बेटियों ने उस बूढ़े मछेरे और उसकी जवान बीवी को देखा तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बू जान, ये कौन है? एक इतना बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की। बादशाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम तीनों शहजादी हो, मैं तुम्हें अभी पता करके बताता हूं। बादशाह ने कश्ती रुकवाई और उस बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हम दोनों मियां बीवी हैं। इतने में बादशाह की तीनों बेटियां हंसने लगी और बादशाह भी जोर जोर से हंसने लगा।
बादशाह ने कहा, तू एक बूढ़ा है, तुझे एक जवान लड़की कैसे मिल गई? बूढ़े मछेरे की बीवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो कि एक काला इल्म रखने वाली औरत थी, जादूगरनी। उसने एक मंत्र पढ़ा और बादशाह की तरफ फूंका। अचानक बादशाह एक जानवर की शक्ल में बदल गया और समंदर की तह में चला गया। फिर उस जादूगरनी ने तीनों बेटियों से कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, अब तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा का काला जादू तभी टूटेगा जब तुम तीनों जवान हो जाओगी और मेरी तरह 100 साल के बूढ़े मछेरे से शादी करोगी। तभी जादू टूटेगा, तभी तुम्हारा बाप वापस आएगा। फिर वक्त गुजरता गया, वो तीनों लड़कियां जवान हो गईं और फिर इन्हीं 100 साल का बूढ़ा मछेरा मिला। इन तीनों ने उस बूढ़े शख्स से शादी कर ली और जैसे ही जादूगरनी की बताई हुई शर्तें पूरी की, काला जादू टूट गया। कई सालों से लापता वो बादशाह आजाद हो गया और वो बादशाह आज तुम्हारे साथ बैठा है। और हम, वो तीनों लड़कियां, हम हैं बादशाह की बेटियां। और वो 100 साल का मछेरा जिससे हमें शादी करनी थी ताकि जादू टूटे, वो बूढ़ा मछेरा तुम हो, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सिर पकड़ लिया और जमीन की ओर देखता रह गया। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? उसी वक्त बादशाह और कहा, तू ना होता तो मैं कभी वापस ना आता। तूने वो काम किया है जिसे पूरी दुनिया न कर सकी। तूने मेरी बेटियों को आसरा दिया, उनसे निकाह किया, सब सहा और आखिरकार हमें आजादी दी। अब मैं तुझे वो दर्जा देता हूं जो किसी और को नहीं दिया। मैं तुझे अपना वजीर बनाता हूं। अब तू मेरे साथ ही राज करेगा। निजामुद्दीन, जो एक सुनसान टापू पर अकेला मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अब एक वजीर था, एक आलीशान महल में रहने वाला, जिसके साथ 3 शहजादियां और बादशाह बैठते थे। निजामुद्दीन और वो तीनों शहजादियां खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और हर कोई उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता।